Hello everyone. Recording is on. Hello everyone. I hope my voice अभी आपको सही आ रही है। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, वो मैंने सोल्व कर चुका हूँ। तो अब थोड़ा कोई इशू नहीं आएगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू जिंदगी आईएएस एकेडमी। थोड़ा सा इशू अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो अभी एवरीथिंग ओके। थोड़ा तबीयत भी नासाज थी। तो चलिए, आज से हम अपनी क्लासेस रिज्यूम करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़े हैं हमने। फिर इंटर स्टेट रिलेशन की हमारी 10 क्लासेस हैं जो यूट्यूब पे भी पढ़ी हैं और सारी जगह आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। देन उसके बाद हमने जो भाग एक था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कवर किया। भारत और उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेके 4 तक हमने आर्टिकल कवर किए थे। उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए आपको। फिर आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन आपका मेंस में आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी मेन हमारा काम क्या है कि हमने जो सिटीजनशिप है उसका पहला पार्ट पढ़ लिया था। तो अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक सेकेंड, एक बार म्यूट कर देते हैं सबको, तो फिर ये वॉइस जो प्रॉब्लम कर रही है ये नहीं करेगी। अब मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर भी आएगी और आप लोगों को टॉपिक समझ में भी आएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी क्लास में क्या क्या होने वाला है। हम अभी तक क्या पढ़े पढ़े हैं, जो लास्ट हमने प्रीवियस क्लास ली थी 10 से 12 दिन पहले, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो देखेंगे। फिर आर्टिकल 5 to 12 जो हम कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7, 8, 9, 10, 11, ऑल आर्टिकल व्हाट दे सेड, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके हम अमेंडमेंट जितने हुए हैं उसको कवर करेंगे कि 2003 में अमेंडमेंट क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, फिर अभी 2015 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें अमेंडमेंट्स आए। और CAA बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आज पढ़ेंगे हम। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, कहीं भी वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा फैक्ट या लॉजिक पे, आज की क्लास के बाद में सिटीजनशिप हमारी एक तो खत्म हो जाएगी, मतलब सिटीजनशिप की क्लास खत्म हो जाएगी। और जितने भी इससे रिलेटेड आपके डाउट हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, वो सारे के सारे आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ टू गेट सिटीजनशिप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने इसमें वन बाय वन करके किया था। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज का हमारा कवरेज क्या है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो ट्रेडिशनल पढ़ा है कि ट्रेडिशनल में क्या क्या आता था। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि 26 जनवरी 2050, सॉरी 26 जनवरी 2050 को कौन इंडियन सिटीजन कहलाएगा, किसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्योंकि देश आज़ाद हुआ, फिर इन्होंने संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट दिया कि किस तरह चीज़ें कवर होंगी। तो अब जाके इन्होंने फिर ऐसे हमने फिर 6 में पढ़ा, 6 में कि जो पाक को माइग्रेट करने वाले, फिर 7 में पढ़ा कि जो पहले माइग्रेट कर चुके थे फिर वापस आए इंडिया। इंडिया मतलब जैसे हमने मैंने बताया था कि जो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, तो उसको हम भूला नहीं कहते। तो आज का हमारा मेन कवरेज कहाँ रहेगा? सबसे पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हमारी क्लास का, कि इंडियन सिटीजनशिप को हम लॉस कैसे कर पाएंगे, इसके मतलब तरीके क्या होंगे कि किसी की इंडियन सिटीजनशिप कब समाप्त की जाएगी, या उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी या कोई करेगा। देन हम जानेंगे कि डुअल सिटीजनशिप इशू क्या है। क्योंकि अभी लेटेस्ट में देखो, ट्रेडिशनल आपने पढ़ लिया तो हो सकता है, लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कोई क्वेश्चन आता है तो वो करंट को लिंक करके पॉलिटी को करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी एम लक्ष्मीकांत है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है, सब कवर कर लो। लेकिन जब मेंस का आपका क्वेश्चन आता है तो मेंस के क्वेश्चन में
वहाँ पे कहीं न कहीं आपको अगर एप्लाइड पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो आप क्वेश्चन बना नहीं पाएँगे। तो यहाँ डुअल सिटीज़नशिप इश्यू टाइप में जो आए हैं, जैसे पीआईओ का, ये सारे पढ़ेंगे। देन हम कवर करेंगे कि ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, इनसे रिलेटेड इश्यूज़ क्या थे। ये डुअल सिटीज़नशिप पार्ट का ही एक सब पार्ट रहेगा। देन वही पीआईओ, ओसीआई, क्योंकि इसमें ओसीआई कार्ड होल्डर, ये बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों को। जब इस पे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है, मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, तो कहीं न कहीं इस तरह के इश्यू वो समझ नहीं पाते कि कहाँ पे हम पीआईओ किसको बोलेंगे, हम ओसीआई। आज मैं एक-एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूँगा और एक ऐसी समझ आपके अंदर विकसित करूँगा कि उस पे आपका फैक्ट्स पे कोई क्वेश्चन आए, कोई लॉजिक पे क्वेश्चन आए, आप सभी तरह के क्वेश्चन बना पाएँगे। और कहते हैं ना, कभी चाय पे चर्चा कोई पूछ ले आपको कि पीआईओ क्या होता है, सिटीज़नशिप, अच्छा भारतीय नागरिक हो, क्यों भारतीय नागरिक हो, कैसे कहोगे कि आप भारतीय नागरिक हो? तो आज सारे के सारे जितनी भी आपकी भ्रांतियाँ हैं, वो सारी की सारी आज खत्म हो जाएँगी। फिर हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन वी से ओसीआई इज इंडियन सिटीजन? क्या एक ओसीआई जो है उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये एक क्वेश्चन आया है, इस पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा और एक इस आंसर राइटिंग भी बताऊंगा कि कैसे आप आंसर राइट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपने कितना पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता अगर आप अपनी कॉपी पे उन 3 घंटों में ना लिख पाए। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से लिख पाते हैं, उस चीज़ को उसी तरह समझा पाते हैं जिस तरह आपने समझा है और जिस तरह आयोग ने पूछा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2019, बहुत बड़ा शाहीन बाग पूरा का पूरा इसी पे आधारित था कि क्या हुआ 2019 में, जो इंडियन सिटीजनशिप में किस तरह का अमेंडमेंट लाया और क्या इसके पॉजिटिव, इसको पूरा का पूरा आज पोस्टमार्टम कर देंगे और आज के बाद आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट की लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जैसे हमने पहले बताया कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे एक सिटीजनशिप लॉस होती है, मतलब इसके 3 वेज हमें पता चले। एक तो रिनोशिएशन। रिनोशिएशन क्या कहते हैं, इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिनोशिएशन होता है कि परित्याग, अगर कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप का परित्याग कर देता है, मतलब आपके पास नोटबुक भी होनी चाहिए और पेन भी होना चाहिए, जो जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा आप ऐसे ऐसे लिखाना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप क्लासेस में मेंटेन रहें, आपको सारी की A to Z सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। तो एक हेडिंग डालिए परित्याग करके, उसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखिए रिन्यूएशन, और इसके अंदर लिखिए कि स्वेच्छा नागरिकता को छोड़ देना, कि जो आदमी अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग देता है, मतलब सपोज करो उसको यूएसए की सिटीजनशिप पसंद आ गई या कोई और यूके की सिटीजनशिप पसंद आ गई और वो यूके में जाके सेटल होना चाह रहा है या वो यूएसए में जाके सेटल होना चाह रहा है, तो वो अपनी इच्छा से इस नागरिकता को छोड़ देगा। जैसे वो वहाँ की लेगा, आपने देखा होगा आमिर खान की वाइफ कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मैं इंडिया से जाना चाहती हूँ। तो इस तरह के इश्यूज बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका है कि इंडियन सिटीजनशिप लॉस का, कि आप उसका परित्याग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि इसका टर्मिनेशन। देखिए पहले में क्या हुआ, पहले में स्वेच्छा से उसने त्यागा, अब क्या होगा, टर्मिनेट की जाएगी। मतलब टर्मिनेट कब होती है, टर्मिनेशन का हिंदी में अगर लेंगे तो समाप्ति लिखिएगा। इसमें लिखिए कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, मतलब उसको यूएसए की सिटीजनशिप पसंद आई और उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन पहले में क्या था, पहले में उसने परित्याग कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो उसका परित्याग नहीं करेगा, यहाँ पे वो उसकी टर्मिनेशन करनी पड़ेगी। अब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता, तो उसने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी जो भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। और ये भी समझा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कि उसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगी, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप आप लॉस कर देते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वंचन। वंचन मतलब क्या किया जाता है, उसको मतलब वंचित रखा जाता है उस चीज से
इसके बहुत सारे आधार हैं जो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ना तो वो स्वेच्छा से उसका त्याग कर रहा है, ना ही वो उसकी टर्मिनेट की जा रही है, और ना ही उसने किसी और अदर कंट्री की कोई सिटीजनशिप ली है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके साथ उसका उसके लिए कुछ आधार होंगे जिसके आधार पर भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कुछ बेसिस होंगे वो बेसिस, चलिए इस पे थोड़ा सा लिखिए फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। विभिन्न आधारों पर, हेडिंग डालिए वंचन। विभिन्न आधारों पर भारत सरकार, विभिन्न आधारों पर भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। फुल स्टॉप। यह सिद्धांत जन्म से प्राप्त नागरिकता वाले नागरिक पर नहीं लगेगा। अर्थात देखिए क्या हुआ कि कोई आदमी जासूसी कर रहा है इंडिया की, या स्पाई बन गया है, दूसरे देश की हेल्प कर रहा है, यहाँ पे वो जो आपके संविधान को नहीं मान रहा है, यहाँ पे झंडे को नहीं मान रहा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अवॉइड कर रहा है उस चीज को, उन चीजों में अगेंस्ट में जा रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करने की सोच रहा है। तो इस तरह की मानसिकता वाले आदमी को हम यहाँ पे वो भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा दिया गया है कि जिस भी नागरिक को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है, मतलब जैसे मैं और आप, हम और आप सभी को कैसे मिली है, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था किस तरह से नागरिकता मिलती है, एक जन्म एक उसका सबसे पहला आधार है, और जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे इस तरह से मिली है। तो अगर जन्म के आधार पे किसी को नागरिकता मिली है, उसको किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से उसने कुछ भी किया हो, भारत सरकार उसकी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, फैक्ट्स में, आपको पता होना चाहिए, उसमें ऑप्शन याद रखना कि जिसको जन्म से नागरिकता मिली है उसको नहीं करते, उसका वंचन नहीं हो सकता है। जिस तरह से अगर किसी ने पंजीकरण करके, रजिस्ट्रेशन करके ली है नागरिकता, जैसे सोनिया गांधी का एग्जाम्पल दें, या जैसे अदनान सामी का नेचुरलाइजेशन से जिसको मिली है रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसको देसीकरण के आधार पर मिली है, या कोई ऐसी चीजें मिली हैं, तो अगर वो अपमान कर रहा है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भंग करने की सोच रहा है, तो सरकार उसको वंचित कर सकती है, उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। तो यहां तक 3 तरीके हैं, पहला परित्याग, दूसरा समाप्ति, और तीसरा वंचन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ड्वेल सिटीजनशिप। ड्वेल सिटीजनशिप में क्या हुआ कि हम, जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है एक नागरिकता को, मतलब सिंगल सिटीजनशिप की मान्यता देता है। लेकिन एक मुद्दा आया ड्वेल सिटीजनशिप का 2015-16 का, आई थिंक ये 2013 से लेके 2015-16 तक ये बहुत हाइप मुद्दा रहा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, ओसीआई का और पीआईओस का। अब देखिए मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। आप पीआईओस समझ लीजिए। पीआईओस कौन होते हैं, कमला हैरिस। कमला हैरिस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब मूल जैसे कहते हैं ना मूल नागरिक, जैसे कल्पना चावला थी। कल्पना चावला क्या थी, वो इंडियन, मतलब भारतीय मूल की नागरिक, मतलब उसके पास सिटीजनशिप यूएसए की थी, सारी चीजें यूएसए की हैं। जैसे कमला हैरिस का एग्जांपल लेते हैं, तो कमला हैरिस के पास सारा का सारा यूएसए का है वो सारी चीजें, लेकिन कहीं उसकी फोर फादर, उसकी मदर एक्चुअली इंडियन थी, केरला से। तो अगर मदर उसकी इंडियन थी, वो बस गए वहां, चले गए, सब कुछ वो वहीं पैदा हुई, सारी चीजें वहीं हुई, वो यूएसए की सिटीजन है, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास नहीं है, तो उनको हम भारतीय मूल के नागरिक कहते हैं, मतलब पीआईओस कहते हैं। उनको क्या बोला जाता है, पीआईओस। ओसीआई कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप। तो मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगी ये कौन होते हैं और पीआईओस क्या होता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ड्वेल सिटीजनशिप का मुद्दा उठा। तो क्यों उठा, क्योंकि 2003 में जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया, उसको नोट करते रहना, जो जो मैं बोलता हूँ ना वो सारे कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। 2003 में इन्होंने मुद्दा 2003 में क्या अमेंडमेंट किया गया, 2003 में इन्होंने बोला
कि उस संशोधन के अंतर्गत 16 कंट्री थे, 16 देश के पीआईओस को, जो 16 कंट्रीज के पीआईओस थे, भारतीय मूल के नागरिक थे, उनको ओसीआई का दर्जा दे दिया। मतलब ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में अगर हम ओवरसीज हटा दें तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब इन्हें कैसे मजा आएगा इस क्लास में, किस तरह से आपका ये मुद्दा इतनी अच्छी तरह क्लियर होता है कि आज के बाद अगर ऐसा कोई भी इश्यू आपको आता है तो आप आराम से इस चीज को कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या इसका मेन रीजन है। तो 2003 में क्या किया गया, 16 देश 16 कंट्री रखे गए, 16 कंट्रीज के पीआईओस को भारतीय मूल का नागरिक मतलब उनको ओसीआई का दर्जा दे दिया गया। अब ओसीआई का दर्जा देने से क्या बेनिफिट होगा, कुछ तो लाभ होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा सा फैक्चुअल और जो वनडे एग्जाम और इन चीजों और जानिए। 2005 में फिर एक अमेंडमेंट हो रहा है। 2005 में उन्होंने क्या किया, 2005 के अमेंडमेंट में उस 16 कंट्रीज से लेके एंटायर सभी देश कर दिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को कह दिया गया कि जो उसके भारतीय मूल के पीआईओ हैं, मतलब भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिस तरह कल्पना चावला या कमला हैरिस, वो या ऋषि सुनक भी आप देख लीजिए, उनके फादर या कहीं ना कहीं वो इंडिया में थे, वो जाके वहां बस गए, या अफ्रीका में या यूरोप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो जब बस गए, अब कमला हैरिस कल को कहने लगे कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन वही वैसे सिटीजनशिप नहीं देंगे, तो इस तरह का मुद्दा उठा। तो 2005 में क्या किया, एंटायर वर्ल्ड को कर दिया। लेकिन नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, उन्होंने क्या किया सॉरी, उन्होंने वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश ऐसे रखे जिसको एक्सेप्शनल में डाला कि इन दो देशों के जो भारतीय मूल के नागरिक होंगे उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दो देशों में तो सारे के सारे भारतीय मूल के नागरिक हैं, क्योंकि भारत तो एक अखंड भारत था ना एक टाइम पे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर और जितने भी कंट्री हैं 2005 में अमेंडमेंट करके उनको दे दिया गया। अब समझिए कि व्हाट इज ओवरसीज सिटीजनशिप। अब अगर हम बात करें ओसीआई की, तो ओसीआई में क्या है कि ओसीआई कौन होते हैं, इसको हिंदी में आप लिखिएगा भारत की समुद्र पारीय नागरिकता, मतलब भारत की समुद्र पारीय नागरिकता। ओवरसीज सिटीजनशिप मतलब समुद्र पारीय नागरिकता। अब अगर हम ओवरसीज को हटा दें, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, सिटीजनशिप बनेगी। तो यही मुद्दा था जो विवाद का मुद्दा। अब इन्होंने कहा कि जब पूरे वर्ल्ड के पीआईओ सिटीजन ओसीआई बन गए तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक तो नहीं कहलाएंगे, और अगर ये भारतीय नागरिक कहलाएंगे, चलो कमला हैरिस तो नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन क्या होगी, तो ऐसे मुद्दे उठने लगे। और एक क्वेश्चन भी आया मीन्स में कि क्या हम ओसीआई को भारतीय नागरिक कह सकते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा उसका कैसे आंसर राइटिंग करनी है और क्यों ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है, समुद्र पारीय नागरिकता, मतलब जो भी आपके यूरोप में जितने भी ये हैं, मतलब ये सारे ओसीआई बनते हैं। अब पीआईओस क्या है, पीआईओस मैंने बताया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल का नागरिक, उसके फोर फादर अफ्रीका यूरोप ऐसी जगह पे जाके बस गए थे। तो जैसे कमला हैरिस का एग्जाम्पल दिया, कल्पना चावला का दिया, ऋषि सुनक का दिया, तो ये सारे के सारे क्या है, पीआईओ से। अब ये इनको क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं, क्यों ने ओसीआई कहा, आगे हम इसी पे चर्चा करते हैं। अब एक वर्ड आया ओसीआई कार्ड होल्डर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ा सा 2015 सन 2015 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में एक और अमेंडमेंट लाए गए। जैसे 2003 में एक अमेंडमेंट लाए, इसी तरह 2005 में अमेंडमेंट लाए, और इसी तरह 2015 में अमेंडमेंट लाए। अब 15 में इन्होंने क्या किया, 2015 के अमेंडमेंट में इन्होंने बोला कि भैया जितने भी तुम्हारे ये पीआईओज हैं और ओसीआई हैं, आज से हम इन सबको कर रहे हैं खत्म, टाटा बाय बाय, जैसे बोलते हैं ना, खत्म बाय बाय टाटा। तो इसी तरह इन्होंने पीआईओस और ओसीआई दोनों को क्लब करके एक बनाया ओसीआई कार्ड होल्डर। अब जो ओसीआई कार्ड होल्डर हुआ, मतलब ओसीआई कार्ड धारक जो बना, वो अब पीआईओ कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ओसीआई कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब एक कार्ड दे दिया, भैया ये कार्ड अगर आपके पास है, आप बल्ले बल्ले कर सकते हो और इंडियन सिटीजनशिप की तरह मजे ले सकते हो।
लेकिन क्या सच में इंडियन सिटीजनशिप की तरह मजे ले सकते हैं या कुछ इन्हें कुछ बेनिफिट्स दे देंगे? तो अभी हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो अभी बेनिफिट्स टू ओसीआई हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही आपको बुक में पढ़ के समझ में नहीं आया। अगर आप यहाँ क्लास में रहेंगे, हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यूट्यूब का चैनल, तो इससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और चीज़ों का आइडिया भी होगा कि किस तरह से चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं। तो अभी हम बात करेंगे ओसीआई क्या है, इनको कौन कौन से बेनिफिट मिले, ओसीआई कार्ड होल्डर क्यों आया और ये किस तरह से आया, और सीए 2019 के अमेंडमेंट। तो ये हमने ओसीआई अभी तक समझ लिया है, पीआईओ समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या विवाद हुआ और किस कारण से ये इनको बेनिफिट क्या क्या मिले। इसको एक हेडिंग में डालिएगा कि हेडिंग में डालने के बाद में, क्योंकि जिस तरह से कमला हैरिस अगर कल को कहने लगे कि भाई ऐसा क्यों, मुझे भी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो दो क्या ड्वेल सिटीजनशिप पॉसिबल है, तो उसी पे हम आज चर्चा करने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से बेनिफिट हैं, आप हेडिंग डालिए कि ओवर बेनिफिट टू ओवर सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया। मीन्स अगर हम हेडिंग डालें कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं उनको प्राप्त लाभ, हेडिंग डालिए। लिखिए ओसीआई, ओसीआई के कारण इस विवाद का जन्म हुआ कि क्या भारत दोहरी नागरिकता अपना चुका है, क्या भारत दोहरी नागरिकता अपना चुका है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब लाभ करके हेडिंग डालिए और पहला ओसीआई यद्यपि, ओसीआई यद्यपि एक विदेशी, एक विदेशी होता है, लेकिन उसे भारत में, लेकिन उसे भारत में कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो अन्य विदेशियों को प्राप्त नहीं होती। जैसे मतलब क्या हुआ कि कुछ फैसिलिटीज दे दी गई जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेंगी, लेकिन कमला हैरिस को मिल सकती है। अगर कमला हैरिस यहाँ पे ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करती है, ऐसा नहीं है कि जो है उसको उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं उनको अप्लाई करना पड़ेगा, जब वो अप्लाई करेंगी तब उनको कार्ड मिलेगा। भाई कार्ड तभी मिलेगा ना जो वो एप्लीकेशन भरोगे, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन भरेंगे उनको कार्ड दे दिया जाएगा। अब उनको बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं, पहला भारत आने जाने के लिए भैया वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कहीं विदेश में घूमने जाना है तो आप क्या करते हैं, केवल पासपोर्ट के आधार पे नहीं, अगर आप विदेश में जा रहे हो, पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, कि जिस तरह से आप पासपोर्ट लेके गए, सपोज करो पासपोर्ट लेके आप गए और पासपोर्ट से आप पासपोर्ट लेके गए और पासपोर्ट तो केवल वहां, आधार कार्ड तो आपका चलेगा नहीं, वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं चलेगी, तो वहां पे पासपोर्ट क्या है, आपका आधार कार्ड का काम करेगा, केवल एक आईडी प्रूफ। तो आपको अगर विदेश में जाना है तो विदेश में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। मतलब विदेश में जाने के लिए अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी आपको वीजा देगी या नहीं देगी, वो उस पर डिपेंड करता है कंडीशन। तो वीजा होता है एक अनुमति अनुमति पत्र होता है।
तो अब वहां पे वीजा, अब इंडिया भी ऐसे ही दूसरे देश के नागरिकों को देती है, दूसरे देश के नागरिकों को जब देती है तो वो कह देती है, वो भी आपको इसी तरह अनुमति दे सकती है, नहीं दे सकती है इंडिया। तो उस वीजा जो पीआईओज हुए, मतलब ओसीआई कार्ड होल्डर हुए, उनके लिए खत्म कर दिया गया प्रॉब्लम कि अब आप इंडिया में जब चाहे तब आ सकते हो, पासपोर्ट दिखाइए, वीजा की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आप दिल्ली वाला बंदा पंजाब चला जाता है, राजस्थान चला जाता है, इसलिए कमला हैरिस जब भी चाहे इंडिया आ सकती है। और अगर कोई उससे पूछता है कि भैया आप क्यों आए, आप तो आप वीजा दिखाइए, तो कहेंगी मैं तो भारत माता की बेटी हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरी माँ यहाँ की थी और ये रहा मेरे पास कार्ड, मुझे वीजा की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला बेनिफिट क्या हुआ कि भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। दूसरा, अब क्या हुआ कि जैसे शिक्षा संस्थान है, शिक्षा संस्थान में उनके बच्चों को क्या किया गया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई उनके बच्चों को। अगर उनके बच्चे किसी शिक्षा संस्थान में, आईआईटी में, आईआईएम में, कुछ ऐसे संस्थान में अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो उनकी सीटें रिजर्व हैं। और आपको पता ही है कि इंडियन एजुकेशन किस लेवल पे, आईआईटी, आईआईएम की तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वहां पर उनकी कुछ सीटें आरक्षित कर दी। देखो, शिक्षा संस्थाओं में उनके बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होंगी। अब भैया और क्या बेनिफिट हुआ इनमें? दो तो हो गए। पहला क्या हुआ, वीजा की जरूरत नहीं। दूसरा क्या हुआ कि शिक्षा संस्थानों में उनके बच्चों के लिए सीटें दे दी गई। अब तीसरा क्या हुआ, थर्ड जो आएगा, थर्ड में बोला गया कि पूंजी निवेश से संबंधित अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में तो उनको कुछ छूट दी जाएगी। कुछ छूट कैसे, मतलब अब जैसे एफआईआई है या एफडीआई से आता है, तो जिस तरह से वहां पे उन्हें कुछ छूट मिल जाएगी जो अन्य विदेशियों को नहीं दी जाती। भाई कोई अब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कमला हैरिस करना चाहे तो उसको बहुत सारी छूटें मिलेंगी, और जो डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी छूट नहीं मिलेगी, उनको ऐसे फॉरनर ट्रीट किया जाएगा। समझ में आया? यहां तक आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मुद्दा आया कि क्या सच में जब इनको ऐसा चीज होगी, सारी चीजें होगी, क्या सच में इनको भारतीय नागरिक मान लेना चाहिए? अब तो ये भारतीय नागरिक हो गए। अब जब भारतीय नागरिक हो गई है तो कहीं ना कहीं इश्यू तो आएगा ही। तो जब इस तरह के इशू आए तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे बने कि इन्होंने कहा मतलब जब इस तरह के मुद्दे आए तो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए बस। हाँ चलिए, कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मतलब क्या इनको सच में सिटीजन माना जाएगा? नहीं, डायरेक्ट बोलिए नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप कहेंगे नहीं, ओसीआई कार्ड होल्डर को हम सिटीजनशिप नहीं, सिटीजन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसके बहुत सारे कारण हैं कि देखिए, क्या एक ओसीआई कार्ड होल्डर को कुछ फैसिलिटी तो मिली है? क्या उनको सारे के सारे फंडामेंटल राइट मिल गए जो हमारे भारतीय नागरिकों को है? भाई कुछ नागरिक, कुछ अधिकार ऐसे हैं कि कौन कौन से हैं, मैं आपको प्रीवियस क्लास में एक क्लास में बताया था, 15, 16, 29, 30 और बीच का 19, मतलब 15, 16, 29, 30 और बीच का 19। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ये केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिलेगा, किसी भी विदेशी को नहीं। तो क्या हुआ, ओसीआई कार्ड होल्डर को ये तो नहीं मिले, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं मिलते।
अब वो अगर चाहे कि भारतीय चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, वो भी विदेशी को नहीं, भारतीय नागरिक तो वोट कर सकता है। अब चुनाव में वो उम्मीदवार भी बन सकता है भारतीय नागरिक, लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं बन सकता। नोट डाउन करिए क्या क्या उसको चीजें, क्यों उसको भारतीय नागरिक नहीं कहेंगे। पहला कि उसको फंडामेंटल राइट नहीं है जो भारतीय नागरिक को होते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भारतीय नागरिक नहीं बोला जा सकता। कुछ छूट देने से ऐसे थोड़ी है कि कुछ प्रिविलेजेस दे दिए तो वो भारतीय नागरिक बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए कि उस कुछ फैसिलिटी अगर मिल गई तो उससे वो नहीं, ना तो वो संवैधानिक पदों पे जा सकता है, ना जज बन सकता है, ना प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये जब नहीं हो सकता है तो उसको भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। समझ में आया बच्चों? यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एक और कवर कर देता हूं मैं। 2015 में फिर एक संशोधन किया गया, 2003 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, अब 2015 में इन्होंने क्या किया। 2015 में जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, याद रखना ये फैक्ट्स में आता है, पीआईओ ओसीआई को दोनों को मिक्स करके कार्ड होल्डर दे दिया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया? is on. समझ में आया आपको? चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्या है, थोड़ा सा मतलब ये ऐप पे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको सारी क्लासेस इस तरह से बढ़िया तरह मिलेंगी, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, तो उसके लिए आपके इनकन्वीनियंस होने के लिए सॉरी। लेकिन तो उसमें इनकन्वीनियंस रहा क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ का भी इशू चल रहा था और कुछ और अदर्स भी इशू थे। तो चीज़ों को देखते हुए मैं थोड़ा सा मतलब इसमें वो ले लिया। लेकिन अभी सारी क्लासेस आपकी ओके चलेंगी और अच्छी तरह। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अगर आपका कोई क्वेश्चन चैट में आता है। 2 मिनट का हम ब्रेक भी ले रहे हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अपना सीए मतलब सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन, एक्चुअली ये क्या है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट। मतलब ये जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें 2019 में फिर अमेंडमेंट लाया और ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। तो इसमें इसको आपको आराम से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा साइन बाग केस हुआ और बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, बहुत सारे मुद्दे आए कि इस तरह से ऐसे थोड़ी होता है कि इस तरह से आप किसी को भी कह देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दे आए, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई, उसको आज मैं पूरा क्लियर करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा सीए की क्या उसका पॉजिटिव है, पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे जैसे मैंने बोला। अगर आपसे
कोई पूछता है कि सीए क्या है, आज के बाद आप आराम से बताइए कि क्या मुद्दा है सीए का, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट था, क्या कोर्ट में उन्होंने बोला, किस तरह से सारी की सारी चीजें हम लगाएंगे। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले 2019 में सेम, ये हमेशा ला रहे थे, इस बार फिर ले आए। अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए ये समझो, मैं लिखवाऊंगा इसको क्योंकि इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या हुआ कि 2000 लिखते भी रहिएगा, ये डेट याद रखिए, ये फैक्ट्स में आएगी, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। 31 दिसंबर 2014 नागरिकता संशोधन, अब लिखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पुनः संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 ये डेट फाइनलाइज की गई, और इस डेट से पहले 3 देशों से, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले 6 रिलीजन है, मतलब धर्म के आधार पर कौन 6 है, हिंदू, सिख, कौन से 3 देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और 6 रिलीजन कौन कौन से, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध एंड पारसी, मतलब 6 ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, कौन कौन से हैं, 6 रिलीजन है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध एंड पारसी। भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कौन कौन से 6 हैं, ये इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो आपको जैसे ही समझ में आएंगी चीजें तो आप कवर कर पाएंगे उन चीजों। तो कौन कौन से हैं आपको समझ में आएगा, कौन कौन से बच्चे कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। अगर ये शरणार्थी हैं तो इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। अब लिखिए, इस प्रकार इस संशोधन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। क्या क्या किए गए, पहला, नागरिकता प्राप्ति के लिए केवल 5 वर्ष भारत में निवास करना जरूरी है, केवल 5 वर्ष भारत में निवास करना जरूरी है।
सेकंड, अवैध घुसपैठियां अवैध घुसपैठियां भी अवैध घुसपैठियां भी अवैध घुसपैठियां भी अवैध घुसपैठियां भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, मतलब इसने तो अवैध घुसपैठिया कोई भी आए कैसा भी आए उसको ये परमिशन दे देंगे। तीसरा, ये प्रावधान केवल पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के संदर्भ में है। मतलब तीन ही देश हैं। नेक्स्ट, इसके तहत धर्म के आधार पर इसके तहत धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर 6 समूहों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। जिसमें लिख लो दोबारा, हिंदू, सिख, जैन, हिंदू, सिख, जैन, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं। अब देखो ये डेट क्यों दी थी 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वालों के लिए, अब इसके बाद के आने वालों के लिए नहीं। मतलब 2014 और फिर अमेंडमेंट कब किया गया 2019, मतलब टोटल 5 साल। ठीक है, चलो अब हम इसका करेंगे मूल्यांकन। अब हम क्वेश्चन आगे तो हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, मूल्यांकन भी तो हमारे पास आना चाहिए ना। तो इसके सबसे पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, फिर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। बच्चों ये बताओ स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? एक सेकंड मुझे दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड में स्क्रीन शो आई थिंक दोबारा किया है मैंने। आई थिंक अब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इवैल्यूएट करेंगे।
इसके सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट देखेंगे कि नेगेटिविटी में क्या है, कि किस तरह से ये चीजें काम करते हैं। अब पॉइंट लिखते भी जाइएगा क्योंकि ये बहुत सारे इसमें आएंगे। इसका मूल्यांकन करने में हमें आपको सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, फिर इसके पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। लिखिए, मतलब सीए का मूल्यांकन करके हेडिंग डालिए और उसके नकारात्मक मतलब आलोचक ऐसा कहते हैं, जिस तरह से मैं बताता हूँ आलोचक ऐसा कहते हैं, मतलब आलोचक कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला, जैसे पहला पॉइंट, भारत के इतिहास में पहली बार, देखो अवैध घुसपैठिया जैसा जैसों को दिया गया, तो भारत के इतिहास में पहली बार अवैध घुसपैठियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। मतलब जो इलीगल इमिग्रेशन था, इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने पूरा का पूरा, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था, इसको पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया, परमिट कर दिया। मतलब भारत के इतिहास में पहली बार अवैध घुसपैठियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, अर्थात अवैध प्रवास को प्रोत्साहन मिलेगा। अब क्या होगा, अवैध प्रवास मतलब बार बार जो ऐसे लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उनको जैसे ही प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या करेंगे, वो प्रोत्साहन मिलेगा तो अब और अवैध प्रवास बढ़ेगा। अब और अवैध प्रवास बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो करेंगे ना। अब उसी की वजह से क्या होगा, जो फ्यूचर में भी अवैध शरणार्थी आते रहेंगे, जैसे रोहिंग्या जैसे मुद्दे बढ़ते रहेंगे। अब जब ये चीजें बढ़ेंगी तो उसमें मतलब इश्यूज क्या आएंगे, इश्यूज आएंगे कि जिस तरह से अभी 31 दिसंबर 2014 की गई, उस हिसाब से ये बाद में भी कर सकते हैं। ये इसकी कभी भी डेट भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई नई सरकार आ गई, नई सरकार आने से उन्होंने फिर और कर दिया, फिर चीजें ऐसे बढ़ती रही। तो अगर ऐसे ही चीजें बढ़ती रही तो क्या होगा, एक दिन ये क्या करेंगे, ये सबको ही वो कर देंगे। मतलब अगर हम बात करें कि भाई आज 2014 है, कल 2025 भी हो जाएगी, 2025 का 2030 भी हो जाएगी, कि जिस तरह से 2025 हुई और 2025 हुई, 2030 हुई, तो ये सारी की सारी राजनीति चलती है। तो समझे पहला पॉइंट क्या होगा। तो पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि अवैध प्रवास को ये परमिट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन क्राइसिस इंडिया में ऑलरेडी देखो कितनी, चीन को भी पीछे छोड़ने वाली है भारत की जनसंख्या। अब अगर भारतीय जनसंख्या को प्राथमिकता ना देते हुए दूसरे देशों से बुला रहे हैं और उनको रोहिंग्यास को, इनको सबको, मतलब रोहिंग्यास के लिए तो एक्चुअली नहीं है कि सॉरी, अगर मान लो कोई ऐसा आता है, पीड़ित है, भले कुछ भी है, तो भारतीय जनसंख्या के हितों की तो पूर्ति नहीं होगी ना। मतलब ये आपस में विवाद का विषय बनेगा, और जैसे भारत में विवाद का विषय बनेगा, वहीं पे कहीं ना कहीं इशू इस तरह से बनेंगे कि वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, और इस तरह के जो हैं गवर्नमेंट के स्टेप अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो इसको लिखो, भारत में जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए ऐसे कदम सही नहीं माने जा सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब जो हमारे संविधान में भाई राइट टू इक्वलिटी दिया है, समानता का अधिकार, कहीं ना कहीं ये उसका भी वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो भारत में प्रदत्त समानता के अधिकार के विरुद्ध है, मतलब आलोचक ऐसा कहते हैं, ये कहीं ना कहीं जो अगेंस्ट सेक्युलरिज्म भी है।
अब देखिए, अगर ये पंथ निरपेक्ष केवल मुस्लिम को छोड़ा गया, तो मुस्लिम एक विशेष संप्रदाय है, बहुत माना जाना संप्रदाय है। अब अगर मुस्लिम को छोड़ दिया और 6 को दे दिया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में विवाद का मुद्दा बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म है उसके अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे मूल्यांकन करेंगे आप, तो नेगेटिव पक्षों में आप, आज हमने पूरी चीर फाड़ कर दी है इसकी, कि इसके जितने भी, अब देखो पॉजिटिव जब मैं बताऊंगा तो पॉजिटिव इतने बताऊंगा कि आप कहोगे यार बात सही है। अब पॉजिटिव कहाँ थे? पॉजिटिव भारत सरकार ने किया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया, तो हमारे जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, मतलब अमित शाह जी का, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो ऐसे तो कहेंगे कहीं ना कहीं भारत सरकार का पक्ष भी मजबूत होगा। अब आइए पॉजिटिव देखते हैं, तभी हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा, लिखते रहना, कि जो सीए 2019 है, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को संरक्षण देने का प्रयास करता है। मतलब जो लोग धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हुए हैं, मतलब ये स्टेटमेंट था गवर्नमेंट का, रिकॉर्डेड है, कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जिस तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा की बात करते हैं, तो ये हमारा धर्म है मानव जाति को बचाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग हैं उनको संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को क्यों चुना गया है, 3 देश को, ये इसलिए चुना गया क्योंकि ये मुस्लिम बहुल देश है, भाई मुस्लिम की जनसंख्या सबसे ज्यादा वहीं पे है, और यहाँ का जो धर्म है वो धर्म भी मुस्लिम धर्म है। तो वहां पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी मुस्लिम को वहां पे वायलेंस हो रहा है उसके साथ में, मतलब उसको असोल्ट किया जा रहा है। वहां पे धर्म के नाम पे तो उत्पीड़न नहीं होगा मुस्लिम का इन 3 देशों में। हो सकता है आर्थिक उत्पीड़न हो सकता है राजनीतिक उत्पीड़न हो, लेकिन धर्म के आधार पे मुस्लिम का उत्पीड़न नहीं हो सकता। और जिस तरह से हमने इतिहास देखा है, सारी चीजें किस तरह से हिंदुओं को मार के भगाया था, तो कहीं ना कहीं वहां के इन 6 समुदाय को देना मांग थी वर्तमान की। अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करना चाहते हैं, हम मानव जाति के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि इसको भेदभाव मूलक नहीं माना जाएगा। मतलब अगर हम सोचते हैं कि राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, तो कहीं भी भेदभाव नहीं हो रहा। भेदभाव क्यों नहीं हो रहा, आप समझिए, कि संविधान हमारा बोलता है कि नागरिक के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नागरिक कब बनेगा? नागरिक तो वो बाद में बनेगा ना। ये नागरिक के विरुद्ध नहीं है, ये विदेशियों के विरुद्ध है। मतलब कि ये विदेशियों को कुछ विशेष कारण की वजह से भारत की जो नागरिकता है उसको लेने से रोक रहा है। कि अगर मुस्लिम पाकिस्तान का मुस्लिम है, कि वो, हम उसके लिए कुछ कारण बना दिए कि वो इंडियन सिटीजनशिप ना ले पाए। इसी तरह से अपने पीआईओ में 2 रखे थे ना, बांग्लादेश और ये। तो इस तरह से ये एक स्टेटमेंट है। तो जिस तरह से हमने पॉजिटिव देखे, नेगेटिव देखे, और इसका मूल्यांकन कर देंगे, तो इसको हम भारत सरकार के स्टेटमेंट के साथ में रहेंगे और इस पे आंसर राइटिंग कर देंगे। आई होप आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया। कोई भी आपका अगर डाउट है तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका रिगार्डिंग बच्चों, रिगार्डिंग अगर मान लो कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। रेशु वॉइस आ रही है मेरी?